सारे सपनों को चूर कर देती, सारे सपनों को चूर कर देती, हर खुशी चकनाचूर कर देती, हर खुशी चकनाचूर कर देती। ये कोरोना बीमारी ऐसी जो, ये कोरोना बीमारी ऐसी जो खुद को अपनों से दूर कर देती, खुद को अपनों से दूर कर देती। सभी को नमस्कार। मैं अतुल शर्मा, अनवॉइस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की असीम शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, अनवॉइस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एक पाठ्य नामक पुस्तिका का प्रकाशन करने जा रहा है। पाठ्य का रजिस्ट्रेशन भी पिछले कुछ दिनों हो गया था तथा ISBN नंबर भी मिल गया था। ये पत्रिका हम जनवरी महीने के अंत में या फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित करेंगे। लेकिन आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम पाठ्य पत्रिका पुस्तक का कवर पेज आप सभी साहित्य प्रेमियों के सम्मुख रख रहे हैं। उम्मीद है पाठ्य पत्रिका का आप सभी को स्नेह और प्यार मिलेगा, क्योंकि आप सभी के असीम स्नेह को देखकर ही इस पत्रिका को प्रकाशन करने के लिए का विचार हमारे मन में आया। यह पुस्तक Amazon पर भी उपलब्ध होगी, जिसे आप वहां से खरीद सकते हैं। और आज हमारे बीच इस अवसर पर जो मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं, उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे उनका साहित्य के प्रति प्रेम झलक रख जाएगा। आज हमारे बीच दिल्ली निवासी डॉक्टर जय सिंह आर्या जी हैं। देश के सुप्रसिद्ध गजलकार, गीतकार और ओजस्वी कवि हैं। ये लगभग 40 वर्षों से भी ज़्यादा कवि सम्मेलन और कविता पाठ का अनुभव है इन्हें। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत लहरी, गीतों का संग्रह, बलिदान यह तुम्हारा, गीत संग्रह, आंधियों के दरमिया, गजल संग्रह, मुक्तक संग्रह, काव्य यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ये मशहूर है। डेंगू अधिकारी होने के बाद भी अपने साहित्य के प्रेम के अप्रतिम योगदान है इनका। डॉक्टर जय सिंह आर्य के 5 काव्य संग्रह आज तक प्रकाशित हो चुके हैं। 6वां भी शीघ्र हम लोगों के मध्य होगा, जो माहिया में लिखा जाएगा। माहिया लिखना अत्यंत कठिन माना जाता है, लेकिन डॉक्टर आर्य जी के इस विधा के धनी व्यक्तित्व हैं। आपने कई बड़े कार्यक्रमों, काव्य संगोष्ठियों की सकुशल अध्यक्षता की है और उसमें अपना अप्रतिम काव्य पाठ भी किया है। आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम डॉक्टर जय सिंह आर्य के गीतों, गजलों और साहित्य के बारे में और अधिक जान पाएंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। नमस्कार अतुल जी और सभी हिंदी सेवियों को विश्व हिंदी दिवस पर मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। जी सर। और सर, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं चाहूँगा कि आप हिंदी पर कोई कविता या कोई गजल जो आपकी लिखी हुई हो। अच्छा अतुल जी, मैं हिंदी पर कुछ हिंदी के दोहे कहना चाहता हूँ। जी सर। क्योंकि हिंदी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें अपनी हिंदी से बहुत प्यार करना होगा, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। सिर्फ यही कर पाएगी सबका बेड़ा पार, सिर्फ यही कर पाएगी सबका बेड़ा
पार, हाथों में अब थाम ले हिंदी की पतवार, हाथों में अब थाम ले हिंदी की पतवार। और देखें, जब हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करेंगे जब भी तो हमें सम्मान मिलेगा। जी सर। कि निज भाषा के प्यार से पाओगे सम्मान, वाह। निज भाषा के प्यार से पाओगे सम्मान, हिंदी तुलसी जायसी, हिंदी है रस खान, वाह। हिंदी तुलसी जायसी, हिंदी है रस खान। और हमारी भाषा बहुत प्यार की भाषा है जी। कि हिंदी भाषा प्यार की, तू इसको पहचान, कि हिंदी भाषा प्यार की, जी। तू इसको पहचान। जय जय हिंदी बोल तू, जय जय हिंदुस्तान, जय जय हिंदी बोल तू, जय जय हिंदुस्तान। वाह। कि हिंदी हिंदुस्तान की आन बान और शान, हिंदी हिंदुस्तान की आन बान और शान, हिंदी के उत्थान से भारत का उत्थान, हिंदी के उत्थान से भारत का उत्थान। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना है सर, ये दोहे आपके। सर, इस कार्यक्रम का जो एक मूलभूत जो हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम हिंदी के बारे में लोगों को बता पाएं, और आपने हिंदी के इस पथ पर इतने सारे कार्य किए हैं, इतना लंबा समय आपको हिंदी भाषा के साथ साहित्य में हो गया है, तो उन्हीं से जुड़ते कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदी दिवस, और हिंदी दिवस एक तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस एवं विश्व स्तर पर अलग अलग दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाने वाले कार्यक्रम हमने भली भांति स्कूलों में या विद्यालयों में देखे हैं, परंतु विश्व स्तर पर जिस तरह आपने भी हिंदी के साथ में हिंदी को लेके या काव्य पाठों को लेके विश्व स्तर पर भी काम किया है, तो विश्व स्तर पर जो विश्व हिंदी दिवस है, इसमें हमें क्या अलग देखने को मिलता है? विश्व स्तर पर हिंदी दिवस मनाने से हमारी हिंदी का प्रचार और प्रसार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, पूरे विश्व में अधिकतर लोग हिंदी का मान और सम्मान करने लगे। पहले जो हीन दृष्टि थी हिंदी के प्रति विश्व में, वो अब नहीं है। अब लोग बाग हिंदी को बड़ा सम्मान से इसको देखते हैं, और अधिकतर देशों में, क्या विश्व के
दूसरी सबसे बड़ी भाषा है हमारी, जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है, हमारी हिंदी भाषा। जी सर। और इसे बोलने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें बड़े गर्व के साथ अपनी मातृभूमि का, अपनी मातृभाषा का, जिस प्रकार से हम अपनी मातृभूमि को पूजनी होती है, हमारी मातृभूमि हमारी माता पूजनी होती है, इसी प्रकार से हमारी हिंदी मातृभाषा भी पूजनीय है। जी सर, बिल्कुल। और इसी बात को विश्व स्तर तक पहुंचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए विश्व हिंदी दिवस हम आज के दिन मनाते हैं। सर, इसी चीज को देखा जाए तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में शुरू हुआ था, और 10 जनवरी 2006 को भी पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इस विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत करी थी। मेरा सवाल यह है कि 2006 से पूर्व एवं 2006 के बाद विश्व स्तर पर हिंदी के प्रति क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिले? परिपक्वता तो यही है कि अधिक से अधिक लोगों में जो है हिंदी के प्रति एक रुझान पूरे विश्व में जो आया है वह बहुत ही अद्भुत है। ये हमारे लिए अपेक्षणीय था और हुआ, और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां कहीं भी जाते हैं, विश्व का एकमात्र नेता जिसको पूरा विश्व पूरा सम्मान देता है, माननीय मोदी जी अपना हर भाषण हिंदी में देते हैं। बिल्कुल। इससे हम पूरे हिंदीभाषी, हिंदी बोलने वाले जितने भी हैं पूरे विश्व में, अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। बिल्कुल सर, और यही वजह है कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी भी जहाँ भी जाते हैं वो हिंदी में ही, चाहे वो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की कोई वो हो या SCO का शिखर सम्मेलन हो, वो हर जगह हिंदी भाषा में ही हम अपने सारे भाषण देते हैं। और ये जिस प्रकार से देश के लिए बड़ी, जिस प्रकार से पूरे विश्व में हमारे प्रधानमंत्री जी का बोलबाला है जी, उसी प्रकार से हमारी हिंदी का भी बोलबाला पूरे विश्व में लगातार होता जा रहा है। जी सर। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये आगे चलकर विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का नाम होगा। मैं एक गीत कहना चाहता हूं। जी सर। हिंदी के लिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस है, तो हिंदी के लिए कहना चाहता हूं। मैं भारत में जन्मा, खेला खाया हिंदी में, हिंदी में रोया हूँ, हंसता आया हिंदी में, हिंदी में रोया हूँ, हंसता आया हिंदी में, कि हिंदी ही जन जन में श्रद्धा प्रेम जगाती है, अपनेपन भाईचारे का पाठ पढ़ाती है, कि मैंने जो कुछ भी खोया है
पाया हिंदी में, मैं भारत में जन्मा खेला खाया हिंदी में। कि रस, कितने ही लोग बाग हैं जो खाते हिंदी का है मगर गाते अंग्रेजी का है। कि रस्ते में हिंदी के जो रोड़ा अटकाते हैं, भारत की आने वाली पीढ़ी भटकाते हैं, भारत की आने वाली पीढ़ी भटकाते हैं। कि वह गद्दार है जो ऐसा युग लाया हिंदी में, मैं भारत में जन्मा खेला खाया हिंदी में। कि अंग्रेजी की पूजा करने वाला दुर्जन है, हिंदी का दुश्मन है वो, भारत का दुश्मन है, हिंदी का दुश्मन है जो भारत का दुश्मन है। कि क्यों रहती है उस दुश्मन की काया हिंदी में, मैं भारत में जन्मा खेला खाया हिंदी में, मैं भारत में जन्मा खेला खाया हिंदी में, हिंदी में रोया हूँ हंसता आया हिंदी में, मैं भारत में जन्मा खेला खाया हिंदी में। और हमारे साक्षात्कारकर्ता प्रिय अतुल शर्मा जी, थोड़ी सी व्यवधान है, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, शायद नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक हिंदी का गीत आपकी सेवा में निवेदित करना चाहता हूं। एक अलग तरह का गीत मैं आपके सम्मुख ला रहा हूं, हिंदी का एक गीत। आज ही मैंने देखा एक जगह, मैंने अखबार में आज ही देखा है कि कुछ लोग आपस में पति पत्नियों का अदला बदली का खेल खेल रहे। जी, कर्नाटका में सर शायद। हाँ, तो ये आज के पेपर में ही आया है। जी सर। तो मैं एक गीत कहना चाहता हूँ। जी। उसका एक बंद है और हमारे चुनाव भी चल रहे हैं, इनके ऊपर भी देखें। व्यंग्यात्मक गीत में कहना चाहता हूँ, हिंदी का गीत आपके सम्मुख। जी सर। तन के लंबे जोड़े लेकिन मन के बोने हैं, तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं, सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं, सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। कि प्रेम प्यार के संबंधों की डोरी
टूट गई, मर्यादा की डोर हाथ से अपनी छूट गई। अब तो अपनेपन की फुलवारी भी सूख गई, चलती रहती है आए दिन आंधी एक नहीं, चलती रहती है आए दिन आंधी एक नहीं, कि क्या जीना क्या मरना, जीवन के दिन ढोने हैं, क्या जीना क्या मरना, जीवन के दिन ढोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं, बिल्कुल सर, कि बहुत सही। राम कृष्ण की धरती पर आतंकी दौर चला, अपनी करनी से मानव ने खुद को आज छला, निर्दोषों की लाशें मिलती हमको इधर उधर, भारत माता पूछ रही है बैठे वीर किधर, भारत माता पूछ रही है बैठे वीर किधर, के किससे पूछे हम अब कितने अश्क भिगोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। और जो पति पत्नियों की अदला बदली हो रही है उस पर एक बंद कहना चाहता हूं। जी सर। ये वर्तमान की सीता भटकी है किन राहों में, इसकी बीबी झूम रही है उसकी बाहों, इसकी बीबी झूम रही है उसकी बाहों में, केवल एक छलावा उसका मंगल सूत्र हुआ, कामुकता की गंदी नाली में यूं प्रेम बहा, कामुकता की गंदी नाली में यूं प्रेम बहा, कि कितने जीवन मूल्य हमें यूं अनुपम खोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। अंतिम बंदे राम गीत का। जी सर। कि धनवानों का धन बढ़ता जाता है आए दिन, निर्धन तो अपने दिन देखो काट रहे गिन गिन, निर्धन तो अपने दिन देखो काट रहे गिन गिन, के भ्रष्टाचारी दानी बनकर मान यहाँ पाते, कविवर आज बिकाऊ देखो उनके गुण गाते, कविवर आज बिकाऊ देखो उनके गुण गाते, कि निर्धन के सपने धनिकों के झूठे दोने हैं, निर्धन के सपने धनिकों के झूठे दोने हैं।
सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं, तन के लंबे चौड़े लेकिन मन के बोने हैं। सूरत इनकी भोली लेकिन कर्म घिनौने हैं। बहुत सुंदर गीत सर, बहुत सुंदर गीत। और इसी तरह समाज की कुरीतियां जो है, ये जो लोग बना रहे हैं समाज में, ये इस समाज का ही विनाश कर सकेगी मुझे लगता है। हमारे ही आने वालों पर बहुत दुष्प्रभाव डालेगी। सर जिस तरह आपने बात करी सेना वाली, और गलवान घाटी में जो हुआ, जो हमने देखा बीते कुछ दिनों में, उस पर आपके कुछ विचार, कुछ पंक्तियां। अतुल जी, गत वर्ष गलवान घाटी में जी हमारे 20 जवान उन्होंने अपना बलिदान दिया। हमें बहुत दुख हुआ, मगर हमारे रणबांकुरों ने 20 के बदले 50 को ठोका। उससे पूरा भारतवर्ष गर्वित हुआ, हम सबका सीना चौड़ा हुआ उनका पराक्रम से। पहले तो मैं तिरंगे पर कुछ कहना चाहता हूं। जी सर। क्योंकि हमारे वीर जवान नो के दिलो दिमाग में केवल तिरंगा रहता है। जब वे सीमा पे होते हैं, वे अपने तिरंगे को तनिक भी खरोच नहीं आने देना चाहते। उसकी अस्मिता के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जी और सर। मैं कहना चाहता हूं, कुछ माहिए तिरंगे पर कहना चाहता हूं अपने वीरों की तरफ से। के अरमान तिरंगे में अरमान तिरंगे में अपने वीरों की है जान तिरंगे में, अपने वीरों की है जान तिरंगे में। एक माहिया और करना चाहता हूं। जी। सांसों रस घोलेगा, सांसों रस घोलेगा, खेल तिरंगे का सर चढ़ कर बोलेगा। खेल तिरंगे का सर चढ़ कर बोलेगा। और मेरा मन क्या करता है लिखने के लिए, एक माहिया देखें कि सिंहों की जवानी लिख, सिंहों की जवानी लिख, अपने वीरों की बलिदान कहानी लिख, अपने वीरों की
बलिदान कहानी लिख। और वो कहना चाहता हूं अपने वीरों के लिए जो उन्होंने गलवान में जो किया, जो पराक्रम दिखाया और हमें सबको गौरवान्वित किया। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। अब वतन अब वतन मेरी जान बोलेगा, मर्द वाली जुबान बोलेगा। जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, जिस्म दुनिया में रहे या न रहे, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा, दिल ये हिंदुस्तान बोलेगा। उत्तराखंड से मृत्युंजय श्रीवास्तव जी कमेंट कर रहे हैं, उनको नमस्कार करते हुए। और मैं कहना चाहता हूं जो गलवान में हमारे रणबांकुरों ने चीनियों को जो पटक पटक कर जो उनको सीधा किया है, और ये चीन फिर बाज नहीं आ रहा, परंतु उसको चेताने के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, रण में तेरी उम्मीद का मुंह तोड़ देंगे हम। ये देश पहले वाला देश मत समझना तू, ये 62 वाला देश नहीं है जो शांति के कबूतरों के साथ साथ अपनी जमीन को भी उड़ा दे, और ना 62 वाला प्रधानमंत्री है। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम, रण में तेरी उम्मीद का मुंह तोड़ देंगे हम। ये देश पहले वाला देश मत समझना तू, तुझको तेरी ही मांद में झिंझोड़ देंगे हम। आंखें दिखाएगा तो आंखें फोड़ देंगे हम। और मैं चीनियों को और इन्हें पाकिस्तानियों को 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं इनके लिए। और जो चीनियों का हाल हमने अब की बार हमारे रणबांकुरों ने किया है, हमारे रणबांकुरे ये बार बार करना पसंद करेंगे। एक बार नहीं हम तो ये हर बार करेंगे, तेरे गुरूर को भी तार तार करेंगे, के बच कर के जाएगा कहाँ ऐ चीन तू बता, बच कर के जाएगा कहाँ नापाक तू बता। भारत के वीर तुझ पे सवार करेंगे,
एक बार नहीं हम तो ये हर बार करें। बहुत सुंदर। और इसी तरह का जवाब शायद हमें, जिस तरह से हमारे सैनिक जवाब देते हैं, उसी तरीके से जवाब उन्हें मिलता रहना चाहिए, ताकि उन्हें पता रहे कि ये अब चुप रहने वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये जवाब देने वाला हिंदुस्तान है जो अब जवाब देता है। और पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है ये। जी बिल्कुल सर, ये नया हिंदुस्तान है सर। हाँ। और सर इसी के साथ एक सवाल जो शायद थोड़ा इस रोचक बनाएगा आज के इस कार्यक्रम को, कि आपके साहित्य के प्रति जो प्रेम है और आपकी बेहतरीन बहुमुखी रचनाओं में साफ झलकता है। आप देश भर में अपने गीतों की विशेष शैली से पहचाने जाते हैं, पर हर साहित्यकार और अपने साहित्य की जब अपने साहित्य के इस जीवन में, जब उसके जीवन में साहित्य, कला और ये भाषा का ये रूप आता है, तो कुछ खूबसूरत घटनाओं के साथ इसकी शुरुआत होती है। तो वो ऐसी कौन सी घटनाएं रही आपके जीवन में कला और साहित्य के साथ में, जो आज आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? मैं जब दिल्ली में सर्विस में आया, स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 40 वर्ष हो गए। और मैं 40 वर्ष में गांव में किराए पर रहता था, सूबेदार के यहाँ पर किराए। तो उस समय किसी किसी के घर पर टीवी होता था, मोबाइल का तो नाम निशान था ही नहीं, फोन भी किसी किसी के घर होता था, एक आध गांव में एक आध बार हो गया किसी के। तो उस समय तारों का प्रचलन था। आजकल तो बेचारे डाकिये भी इधर उधर हो गए हैं, डाकियों को भी नहीं कोई पूछता, तो मोबाइल का इतना प्रचलन हो गया है। परंतु उस समय जो तार आते थे तो आदमी जी गांव का पूरा वातावरण भयभीत हो जाता था तार देखकर। जी तो गांव में सूबेदार के घर तार आता है, तो तार को देखकर सूबेदारनी भयभीत हो जाती है। वो डरी डरी मेरे पास आती है, देखो जी क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। मैंने सूबेदारनी को ढाढ़स बंधाया, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सूबेदार जी कल आएंगे और उसी की सूचना है। सूबेदारनी को जब कुछ तसल्ली हुई तो उसी समय गांव में मनिहार आता है, वो कहता है चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। तो सूबेदारनी गांव के मनिहार से कहती है, ये बिल्कुल शाश्वत बात कह रहा हूं मैं आपके सम्मुख, और मेरा इस गीत में, मैं गीत सुनाने जा रहा हूं, मेरा गीत में कुछ नहीं है, जो कुछ उसके हाव भाव मैंने देखे, गांव में जो कुछ उसने कहा सूबेदार चूड़ी वाले को, रुक जा रे मनिहार, चूड़ी मैं भी पहनूंगा। और अपनी अड़ोसनों पड़ोसनों से जो बात उसने की, वो मैं गीत में ढालने का बिल्कुल सीधा सच्चा गीत है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, कोई इसमें मैंने ज्यादा प्रतीकों का वो नहीं किया, निर्वाह नहीं किया, बिल्कुल सीधा सच्चा गीत है। और अब से लगभग 44-45 वर्ष पहले का गीत है। तो वो क्या कहती है गीत के माध्यम से? जी सर। रुक जा, रुक जा रे मनिहार, चूड़ी मैं भी पहनूंगी, कि मैं भी पहनूंगी, चूड़ी मैं भी पहनूंगी, कल को आवेंगे
भरतार चूड़ी मैं भी पहनूं कि बरसों बाद मिली है चिट्ठी आवेंगे सावरिया। क्या बतलाऊं तुझको क्या क्या लावेंगे सावरिया। केवल माँ देंगे प्यार दुलार सजना देंगे प्यार दुलार बलमा देंगे प्यार दुलार चूड़ी मैं भी पहनूंगी। रुक जा रे मनिहार चूड़ी मैं भी पहनूंगी। और क्या कहती है सूबेदारनी के स्वागत में जी उसके तो अब मैं हार श्रृंगार करूं। स्वागत में उसके तो अब मैं हार श्रृंगार करूंगी। मुख से तो कुछ न बोलूंगी आंखें चार करूंगी। कि बांधूंगी बंदरवार मैं बांधूंगी बंदरवार मैं बांधूंगी बंदरवार चूड़ी मैं भी पहनूंगी। रुक जा रे मनिहार चूड़ी मैं भी पहनूंगी। और देखिए तेवर सूबेदारनी के कि अब प्रीतम को इकला मैं परदेस न जाने दूंगी। अब प्रीतम को इकला मैं परदेस न जाने दूंगी। लाख मनावेगा मुझको पर मैं क्यों कर मानूंगी। कि हो जावे तकरार चाहे हो जाए तकरार चाहे हो जावे तकरार चूड़ी मैं भी पहनूंगी। रुक जा रे मनिहार चूड़ी मैं भी पहनूं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और वाकई में ये इस आपके कविता के दौर का एक बहुत ही रोचक किस्सा है और इससे जुड़ी ये कविता भी। और बिल्कुल ऐसे ही हालात होते हैं जब किसी सैनिक के घर पे फोन तार और पत्र आया करते थे और इसी तरह के हालात में लोग अपना समर्पण देते हैं, बेचैन रहते हैं, फिर भी सैनिक सेनाओं शहादत के लिए वहाँ सीमा पर तैनात रहते हैं फिर भी। और इसी तरह का कुछ वातावरण आज अभी भी इस देश में और हर वक्त बना रहता है। और इसी पर जैसे जो एक संबंध हुआ पति पत्नी का, एक सैनिक का उसकी पत्नी से, संबंधों पर जो रचनाएं आपकी है, चाहे बेटी पर हो या पत्नी पर हो या पुत्र पर हो, पिता पर हो, आप कौन सी जो है वो साझा करना चाहेंगे रिश्तों पर? मैं एक पिता पर और एक रत्ना बेटी पर कहना चाहूंगा। जी सर। पिता पर मैं सारी रत्नाएं वैसे ही सुना रहा हूं, मुझे बानी सुना रहा हूं आप सबके सम्मुख। पिता पर, माँ पर तो बहुत लिखते हैं, माँ पर भी मेरी बहुत रचनाएं हैं और पिता पर भी हैं।
मैं पिता पर एक चौपाई वक्त कहना चाहता हूं आपके सम्मुख। जी सर। मेरे मन का गाओ पिताजी, मेरे मन का गाओ पिताजी, है बरगद की छाओ पिताजी, है बरगद की छाओ पिताजी, के चल कर आए सुसता लो कुछ, चल कर आए सुसता लो कुछ, आओ दबा दूं पाओ पिताजी, मेरे मन का गाओ पिताजी, है बरगद की छाओ पिताजी, के माँ सिखलाती, माँ बिखराती अपनी ममता, ठहराए जिस ठाओ पिताजी, मेरे मन का गाओ पिताजी, है बरगद की छाओ पिताजी, के सिखलाते हैं हमको नित नित। पिता बहुत कुछ सिखलाता है अपने बच्चों को, सिखलाते हैं हमको नित नित, दुनिया के हर दांव पिताजी, मेरे मन का गाओ पिताजी, है बरगद की छाओ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। और मैं और कुछ? बेटी बेटी पर कहना चाहता हूँ। जी सर। बेटी, एक एक दोहा मुझे याद आया है कि बेटी चाहे पीहर में हो जी। और चाहे ससुराल में हो, सहना तो उसे पड़ता ही है। बिल्कुल कड़वी बात कहना चाहता हूं जी सर। कि सहती रहती है सदा तानों की बरसात, सहती रहती है सदा तानों की बरसात, किस मिट्टी की है बनी ये बेटी की जात। किस मिट्टी की है बनी ये बेटी की जात। जी। और एक दोहा और याद आया है, एक पिता, निर्धन पिता, जी। जिसकी बेटी जवान हो जाती है शादी के लायक, तो निर्धन पिता के दिल पर क्या बीतती है, एक जी। दोहे में कहने का प्रयास किया है। स्वागत है। रेखा मल्हान जी सुन रही है, जी। उनको नमस्कार कर रहा हूं। देखिए पिता का दर्द, देखिए एक दोहे में, जिसकी बेटी जवान हो जाती है, निर्धन पिता का दर्द। दिमाग से निकल गया है एक बेटी का
एक बेटी के ऊपर एक गीत सुनाना चाहता हूं। जब बेटी जवान हो जाती है तो उसके माँ बाप को, परिवार को बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। तरह तरह की चिंताएं परिवार को सताती हैं। इसी प्रकार से बच्ची भी अपने माता पिता के प्रति चिंतित रहती है। अब पता नहीं ससुराल कैसी मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे सास मिलेगी, कैसा क्या होगा, क्या नहीं होगा। तरह तरह की चिंताएं बेटी को भी सताती हैं, माता पिता को भी सताती हैं। तो बेटी क्या सोचती है, तो वो कहने का प्रयास किया है। पहले वो दोहा जिसमें निर्धन की बेटी जवान हो जाती है तो निर्धन बाप के दिल पर क्या गुजरती है। जी जी, स्वागत है सर। निर्धन बूढ़े बाप की बेटी हुई जवान, निर्धन बूढ़े बाप की बेटी हुई जवान, आंसू बन कर बह गई बूढ़े की मुस्कान, बूढ़े की मुस्कान। और वो गीत कहना चाहता हूं, जब बेटी शादी के लायक हो जाती है, वो अपने माता पिता के प्रति क्या उसका चिंतन रहता है, क्या सोचती है, स्वागत सर, क्या स्वागत कहना चाहती है। जी जी भैया अंकुर सुन रहे हैं शायद साहित्य मंजूषा से, उनको भी प्रणाम। जी सर। ओढ़ कर जब मैं धानी सुनर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, सूना सूना सा घर माँ का कर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, कि बस चिरैया समझ लेना बाबुल मुझे, बस चिरैया समझ लेना बाबुल मुझे, बस चिरैया समझ लेना बाबुल मुझे, मैं इधर की नहीं हूँ उधर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, सूना सूना सा घर माँ का कर जाऊंगी, कि ना समझ मुझको बाबुल मेरे, ना समझ ना समझ मुझको बाबुल मेरे, ना समझ मुझको बाबुल मेरे, तेरी खुशबू हर सू बिखर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, सूना सूना सा घर
माँ का कर जाऊं। और क्या कहती है बेटी कि लाड में प्यार में मैं बिगड़ सी गई, लाड में प्यार में मैं बिगड़ सी गई, लाड में प्यार में मैं बिगड़ सी गई, उनकी दुनिया में जाकर संवर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, सूना सूना सा घर माँ का कर जाऊंगी। और क्या कहती है बेटी कि मुझ में हिम्मत नहीं भूल जाऊं तुम्हें, मुझ में हिम्मत नहीं भूल पाऊं तुम्हें, मुझ में हिम्मत नहीं भूल जाऊं तुम्हें, सबकी यादों को आंचल में भर जाऊंगी, ओढ़ कर जब मैं धानी चुनर जाऊंगी, सूना सूना सा घर माँ का कर जाऊं। बहुत खूबसूरत रचना सर, बहुत ही सुंदर। और यही रिश्ते जो हमारे और इन हमारे परिवार वालों लोगों के बीच में होते हैं, यही रिश्ते एक हमारे जीवन की असली कमाई। मैं मानता हूँ कि ये रिश्ते ही हैं जो जिनके दम पर हम हैं और जो हमारे अस्तित्व का एक कारण बनते हैं। और न केवल साहित्यकार के तौर पर बल्कि साहित्य के ही कई प्रतिष्ठित संस्थानों में, जैसे काव्य शोध संस्थान दिल्ली में महामंत्री का कार्यदायित्व, जय भारती साहित्य संगम दिल्ली के संस्थापक महामंत्री का दायित्व और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री में के पद पर 5 वर्षों तक आपने कार्य किया है, जो कि एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि उम्दा बात है किसी साहित्यकार के जीवन की। और वर्तमान में भी आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष का कार्यदायित्व संभाल रहे हैं। ये संस्थान साहित्य के विभाग में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। किस तरह हमारी भाषा और साहित्य काम करती है और इनकी ये जो संस्थान है, इनकी हमारे साहित्य और भाषा के प्रति क्या भूमिका है, ये इसके लिए किस तरह काम करती है और आपकी इसमें क्या भूमिका रहती है? जितनी भी हमारी साहित्य संस्था है जी, वे हमें निरंतर प्रेरित करती है देश के प्रति, समाज के प्रति, आम आदमी की पीड़ा को किस प्रकार से अभिव्यक्ति प्रदान की जाए और अपनी मातृभाषा को किस प्रकार से इसका संवर्धन किया जाए, उसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए, और एक कलमकार किस प्रकार से कलम को तलवार बनाकर सामाजिक कुरीतियों पर, भ्रष्टाचार पर और भ्रष्ट नेताओं पर किस प्रकार से एक कवि है जो इनके ऊपर कलम चला सकता है। ये समाज को और राष्ट्र को और भटके हुए को एक नई राह दिखा सकता है। ये कलम का ही काम है, कलमकार का ही काम। ये हमें साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ने के बाद ही पता चलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
और ये सर हमारे हमारे संस्थान जो है ये है, इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान है, यही थोड़े थोड़ी इस कविता अतुल जी, और थोड़ी आवाज थोड़ी तेज करो। जी आवाज सर। आपकी धीमी आ रही है। जी सर। अब हाँ, थोड़ी आवाज तेज करो। और सर ये साहित्य ही, मैं कह रहा हूँ कि साहित्य के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं वही ये हमें हमारे सीखने का मौका मिलता है, वहां पर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। जी साहित्य हम बा संस्थाएं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, और जिनको कुछ बनना होता है, जिनके अंदर प्रतिभा होती है, जी वे आगे बढ़ जाते हैं। वो कला को, संस्कृति को, साहित्य को मौका देती है। हाँ। और मैं हमारे दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी के कुछ सवाल हो सर के लिए तो वो कमेंट कर सकते हैं, सर उनका बिल्कुल जवाब देंगे। सर एक मेरी तरफ से पूछना चाहूंगा, जो कि जिसका जवाब आपने दिया, पर जैसे आज हमारी जो पीढ़ी थोड़ी है। आवाज भी कुछ कम आ रही है आपकी। एक मिनट सर। सर हेलो। हाँ। जी सर। सर जो हमारी आज की पीढ़ी है जो कि अंग्रेजी के उपयोग को प्रतिष्ठा का प्रतीक यानी स्टेटस ऑफ सिंबल मानती है, और वहीं हिंदी का दैनिक जीवन में उपयोग करने से भी परहेज करती है, उसे हीन भावना से देखती है, और जो हिंदी का प्रयोग करता है वहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, न केवल देश में बल्कि विदेश में भी हिंदी भाषा में भाषण देते हैं, और फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र का भाषण हो या एससीओ शिखर सम्मेलन। इस वाक्य पर आपके क्या विचार हैं कि हमें इस नई पीढ़ी को इससे क्या सीखना चाहिए? एक तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो विदेशी भाषा के प्रति इतना आकर्षण न रखे कि वह अपनी मातृभाषा को ही भूल जाए। हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी मातृभाषा के से ही हैं। हमारी पहचान ही हमारी हिंदी है। कितने लोग बोलते हैं इंग्लिश को हिंदुस्तान में? सर आज की युवा पीढ़ी की अगर हम बात की जाए तो युवा पीढ़ी लगभग लगभग बोलने के प्रयोग के लिए सिर्फ इंग्लिश का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो इंग्लिश नहीं है, वो तो भेड़ चाल चल रही है। जी उसी के लिए सर मैं वही तो कि आप क्या मैं संदेश कहना चाहता हूँ, यदि हिंदी को हम नहीं अपनी अपनाएंगे, कैसे भला इस राष्ट्र को ऊंचा कर पाएंगे? अगर नहीं अंग्रेजी की जंजीरें तोड़ी, भारत माँ की रक्षा फिर क्या कर पाएंगे? जी तो सर। ये तो काम करना ही पड़ेगा। अगर गुलाम गुलाम बन के रहना तो गुलाम बनो। पर सर आज अगर आज लोगों को, अगर नई पीढ़ी को देश दुनिया से कदम मिलाकर चलना है तो उन्हें उस अंग्रेजी का भी तो सहारा लेना ही पड़ेगा ना नहीं, सर। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं। जी वे अंग्रेजी का प्रयोग करें, मगर अंग्रेजी के साथ साथ अपनी मातृभाषा का सम्मान बहुत आवश्यक है। किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं। जी हमारी जो आंचलिक भाषाएं हैं, हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनका भी सम्मान बहुत जरूरी है। जी सर। हमारे दर्शकों में से एक प्रश्न आया है, मैं आपके सामने उस प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूँ कि प्रश्न कुछ इस तरह से है कि
आपके डेंगू अधिकारी होने के साथ आप काव्य की ओर कैसे उन्मुख हुए, और फिर इतने संग्रह माहिला लिखने की ओर आप कैसे बढ़े? ये तो अलग ही बात है। कविता का डेंगू से अधिकारी होने से कोई वो नहीं होता। कविता तो माँ सरस्वती का जिसके ऊपर आशीष होता है। कविता के अंकुर तो मन में जब कोई ठेस पहुंचती है, टीस उठती है, दिल में कोई दर्द होता है, वो शब्दों में बांधना, उसको छंदों में पिरोना ही वो कविता बन जाती है। हाँ, ये अलग बात है कि हम जो है अलग तरीके के कवि हैं। हम हिंदी के, क्योंकि हम भी अंग्रेजी में ही रहे हैं, डेंगू के जो उसमें तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, परंतु हमने फिर भी अपने हिंदी का कार्य किया। मैंने हमेशा बचपन से अब तक अपने हस्ताक्षर हिंदी में किए हैं। सबसे पहला कार्य हमें हिंदी में करना है। जब जी हिंदी सर। हम अपने मन में लाएंगे तभी तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, मन में हिंदी का होना जरूरी है सर, मन में हाँ, हिंदुत्व होना चाहिए, हिंदी हिंदी का, की, हिंदी मन के भाषा। अंदर हिंदी का दीप जलना बहुत जरूरी है। जी सर, जैसे आज हम देखते हैं कि जो शहरी जीवन है, फिर चाहे वो किसी भी शहर का हो तो वो एक ही होता है, पर असली हिंदुस्तान तो गांव में बसता है। और यही बात महात्मा गांधी ने भी कही है कि असली भारत गांव में मिलता है। तो उसी ग्रामीण सभ्यता के ऊपर कुछ चंद पंक्तियां। अच्छा अच्छा, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं दिल्ली महानगर में रहता हूँ, पर अपना मन तो गांव में ही रहता है। बेशक मैं दिल्ली में रहता हूँ, पर मन जो है ये गांव में रहता है। जी और दिल्ली में इतना भयंकर प्रदूषण, और आजकल तो कोरोना भी बहुत भयंकर रूप से फैला हुआ है। प्रदूषण जब फैलता है तो हमें अपने गांव की याद आती है। तो मैं गांव का एक गीत आपके सेवा में निवेदित कर रहा हूं। बड़ा स्वागत है अच्छा सर। भाई अतुल जी ने सवाल किया। गांव का एक गीत सुनाना चाहता हूं। सुनो। स्वागत है सर। अमुवा की डारी पीपल की छाओ के जल मेरे मनवा चल अपने गाँव के चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। नगरों में फैला गहरा प्रदूषण, सांसें हैं दूषित, दूभर है जीवन। रोगों ने खेले हैं कितने ही दांव के चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। बरगद के नीचे बचपन है खेला, सावन में तीजन का मेला। सावन में तीजन का मेला के चंदन सी माटी में पाओ के चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। के निर्मल ओ पावन वातावरण है, रंगों से भीगा
धरती गगन है, रंगों से भीगा धरती गगन है। ये सुंदर है सुंदर नानी का गाँव, सुंदर है सुंदर दादी का गाँव। चल मेरे मनवा चल अपने गाँव, पपीहे की पी पी कोयल की कू, अपनों का मिलना मिलने की खुशबू, उल्फत का आंगन ममता की छाँव। चल मेरे मनवा चल अपने गाँव। तानिया कौशिक जी का नमस्कार। तानिया कौशिक जी को, अंकुर जी को नमस्कार। लगातार सुन रहे हैं जी। और सर, जो वातावरण हमें गांव में मिलता है, हम ऐसा मानते हैं कि वो सबसे पवित्र है, सबसे साफ वातावरण है। शहरों में तो सिर्फ धुआं है या अंधेरा है एक तरीके से, जो प्रदूषण है हमारे जो। और आज हमारे जो देश के हालात हैं, हम कोरोना की तीसरी लहर के अंदर सिमटते जा रहे हैं। तो कोरोना के ऊपर आप जागरूक करने के लिए या लोगों को बताने के लिए कुछ पंक्तियां। आजकल कोरोना हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। और हमारा देश और खासतौर से दिल्ली और बम्बई सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड जो एरिया है, प्रदूषित जो है, ये दोनों शहर हैं। और बहुत लोगों की जान ली कोरोना ने, बहुत। मैंने अपने आस पड़ोस में बहुत लोगों को जाते हुए देखा। मैं खुद भी कोरोना से ग्रसित रहा हूं। और किस प्रकार से कोरोना के मरीज के पास कोई आने जाने वाला भी जो है, उसका बहुत निकट संबंधी भी उससे दूरी बना कर रखता है, और ये रखनी भी चाहिए। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, फिर मैं एक गीत आपको कोरोना पर सुनाऊंगा। पहले 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। स्वागत है सर। ये कोरोना की बीमारी कैसी है? सारे सपनों को चूर कर देती, सारे सपनों को चूर कर देती, सारे सपनों को चूर कर देती, हर खुशी चकनाचूर कर देती, हर खुशी चकनाचूर कर देती। ये कोरोना बीमारी ऐसी जो, ये कोरोना बीमारी ऐसी जो खुद को अपनों से दूर कर देती, खुद को अपनों से दूर कर देती, खुद को अपनों से। और मैं संदेश देना चाहता हूं, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 40 वर्ष से ऊपर तक मैंने कार्य किया है। कोरोना एक वायरस है, एकमात्र सावधानी ही इसका एकमात्र इलाज है। जी। और हमें सावधान रहना होगा। अगर हमने थोड़ी भी लापरवाही करी तो ये छोड़ेगा नहीं। इसलिए सामान्य दूरी बनाकर रखें, मास्क लगाकर रखें, और बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो घर से बाहर जाएं।
जी मैं सर। गीत कहना चाहता हूँ आप सबके लिए। जी सर, स्वागत है। आपको निवेदन करना चाहता हूँ गीत के माध्यम से। ये समझ लो, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से कोरोना को रोका, किस प्रकार से रोकथाम की, परंतु फिर जो है ये दोबारा लौट कर आ रहा, पूरे विश्व में लौट कर आ रहा, तो हमारे हिंदुस्तान में भी आ रहा। तो हमें अपना संपूर्ण प्रयास इसको रोकने में लगाना, न कि इसको बढ़ाने में। गीत कहना चाहता हूं। दो ही गज की दूरी राखियो, स्वागत है। कि दो ही गज की दूरी राखियो, मास्क भी जरूरी राखियो, बचना है कोरोना से अगर इम्यूनिटी पूरी राखियो, दो ही गज की दूरी राखियो, मास्क भी जरूरी राखियो, कि घर से बाहर जाने से बचो। कोरोना से डर के रहना है, जी। अगर नहीं दिखानी इसके आगे। घर से बाहर जाने से बचो, वीरता दिखाने से बचो, मित्र रिश्तेदार जो तेरे, उनको घर बुलाने से बचो। स्वागत है, बहुत मित्र सुंदर। रिश्तेदार जो तेरे, उनको घर बुलाने से बचो, कि आज ये समय की मांग है, आज ये समय की मांग है, अपनेपन से दूरी राखियो, दो ही गज की दूरी राखियो, बहुत मास्क सुंदर। भी जरूरी राखियो। और क्या करना है जी। कि शाकाहारी भोजनों को लो, शाकाहारी भोजनों को लो, मांस को न भाव यार दो, दारू के शिकार मत बनो, पीना है तो काढ़े को पियो, अपने अपने साथियों की तुम पैनी दिल की धूरी राखी, अपने अपने साथियों की तुम पैनी दिल की धूरी राखियो, दो ही गज की दूरी राखियो, मास्क भी जरूरी राखियो। बहुत फिर सुंदर। कोरोना में हिम्मत से रहना है, इससे डरना नहीं है। बेशक घर जी। डरना है, जरूर घर पे रहना है, मगर दिल को इतना घबराना नहीं है इससे बिल्कुल भी। बचोगे, संभल कर रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कि जी। यूं न मन को मार कर जियो, यूं न मन को मार कर जियो, जिंदगी ने हार कर जियो, सूर्य प्रात में ही आएगा, सूर्य प्रात में ही आएगा, मत अंधेरा धार कर जियो, सूर्य प्रात में ही आएगा, मत अंधेरा धार कर दियो, के
दिल के कोने कोने में मगर, दिल के कोने कोने में मगर, धीर भी जरूर राखियो, दो ही गज की दूरी राखियो, मास्क भी जरूरी राखियो। बचना है कोरोना से अगर, इम्यूनिटी पूरी राखियो, दो ही गज की दूरी राखियो, मास्क भी जरूरी राखियो। बहुत सुंदर सर। और बिल्कुल इन बातों पर सभी को अमल करना चाहिए और सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देश लगातार तीसरे वर्ष में इस कोरोना का सामना कर रहा है, जिसकी हम सभी दिल्ली में तो को 5वीं लहर है ये। जी बिल्कुल। सर, एक सवाल पूछा गया है कि आपने लिखना कब प्रारंभ किया, उससे है? और आपके मन में लिखने का उमंग कब जागा, इसके बाद एक और सवाल है। मन में तो ये जो है कविता का जो कीड़ा होता है ना, ये बचपन से ही है। बचपन में जब मैं दो का पहाड़ा, हमारे अध्यापक ने मुझसे पूछा, दो का पहाड़ा सुनाओ। मैंने सुनाया कि दो ही कम दो, दो दूनी चार, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को करा। तो हमारे अध्यापक ने जब भी आशीर्वाद दे दिया, ये तो कवि बनेगा। तो ये बचपन से ही चल रहा है। और तुकबंदी एक तो जी एक सवाल कि दिल्ली की स्थिति को लेकर भी एक प्रश्न वो है कि यह कि डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारी से निजात क्यों नहीं दिला पा रहे हैं। एक डेंगू अधिकारी के तौर पर ये जानना चाहते हैं। डेंगू से निजात क्यों नहीं दिला पा रहे? ये डेंगू भी एक वायरल, जिस प्रकार से ये फैल रहा है कोरोना, इसी प्रकार से डेंगू भी एक वायरल बीमारी, एक वायरस से होती है। इससे भी बचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब की लापरवाही की वजह से डेंगू फैलता है। बरसात में खास तौर से हमारी छतों पर पानी भर जाता है। छतों में कोई भी बर्तन खाली पड़ा हो, लैट्रिन सीट हो, या कोई गिलास पड़ा हो, या पॉलिथीन पड़ी हो, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी चला जाएगा, वहीं पर मॉस्किटो ब्रीड करेगा। और मादा एडीज मच्छर ये फैलाने का कार्य करता है। अगर कूलरों को हम सप्ताह में एक बार साफ नहीं करेंगे, तो कूलर के अंदर, पानी के अंदर, एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है मच्छर अपनी उत्पत्ति करना शुरू कर देता है। पानी की टंकी छत पर ये डेंगू का मच्छर खास तौर से इसकी पहचान है, केवल साफ पानी के अंदर अपनी उत्पत्ति करता है। ये गंदी जगह पर जाना अपनी तौहीन समझता है। तो सबको ये ध्यान रखना है, चाहे हमारी छत की टंकी है, अगर एक थ्रेड भी उस टंकी में आएगी उसके ढकने में, तो मच्छर का साइज कितना बड़ा होता है, वो मच्छर उसमें जाएगा, घुसेगा और वो अपनी उत्पत्ति करेगा। मनी प्लांट की बोतलें होती हैं, ये खास तौर से मच्छर को बहुत दूर से आकर्षित करती है, मनी प्लांट की बोतल। और ये चाइनीज बम्बू जो आजकल हम अपने घरों में सजा कर रखते हैं, ये चाइना तो हमारा वैसे भी दुश्मन है, उसने अपने बम्बू भेज रखे हैं। तो वो चाइनीज बम्बू में लगभग 1 किलोमीटर दूर से वो आकर्षित करता है मच्छर को, और उसमें पानी लोग बाग बदलते नहीं, ऐसे ही मनी प्लांट की बोतल में पानी नहीं बदलते, तो उसमें मच्छर आएगा और अपनी उत्पत्ति करेगा, और ये डेंगू चिकनगुनिया का कारण बनेगा। जी
तो हमें ज्यादा उसमें नहीं जाना, हमें तो सिर्फ मच्छरों की उत्पत्ति से अपने आप को बचाना है। मच्छरों की उत्पत्ति ना हो तो ये डेंगू अपने आप ही चला जाएगा। बिल्कुल। अरे और ये मच्छरों की उत्पत्ति घरों में, हमारे घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारे चिकित्सालयों में, हमारे कार्यालयों में, ये वहां पर होती है खास तौर से। और जो जी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, कई बार लोग उनको चेकिंग करने के लिए भी अंदर नहीं घुसने देते। तो बहुत कारण है इसके, डेंगू के फैलने के। जी। और हम सराज हम इस कार्यक्रम के अंतिम चरणों पर खड़े हैं और आपकी ढेरों रचनाएं हमने सुनी। और इस कार्यक्रम को अंत करने से पहले, आज की शाम को उसके अंजाम पर पहुंचाने से पहले, मैं आपकी कोई बेहतरीन रचना, जो रचना आप चाहते हैं कि जब हम आपके नाम को याद करें तो उस रचना का नाम भी हमारे दिमाग में अपने आप आ जाए, कोई ऐसी रचना जो आपके मन के बहुत नज़दीक है, दिल के बहुत नज़दीक है, ऐसी कोई रचना जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। और मैं एक बार हमारे जो नए दर्शक जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि अनवॉइस मीडिया और एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड अपनी एक पत्रिका पाठ्य नाम का कवि पुस्तक का प्रकाशन करने जा रहा है, और हमने आज ही उसका कवर पेज भी प्रकाशित किया है। और हम चाहते हैं कि आप सभी उस पत्रिका को अपना सादर प्रेम दें, और आप ही के प्रेम से हमने उस कविता को, उस पुस्तक को निकाला है। जी सर। अतुल जी, जी। कौन माँ बाप होगा जिसको अपने बच्चे प्यारे नहीं होते? कोई नहीं सर। मुझे तो अपनी सारी की सारी कविता, गीत, गजल, मुक्तक, जो कुछ भी है, सारे अच्छी लगती है। एक गीत मैं जी। आपको कहना चाहता हूँ, जिंदगी से सुनाना चाहता हूँ। जी सर। जिंदगी का गीत जी। मैं अपने लिए नहीं लिखता, मैं जी। आम आदमी की पीड़ा को जीने का प्रयास करता हूँ गीतों के बाद। आम आदमी की हर पीड़ा को पिरोता हूँ गीत के माध्यम, गीतों में। जब गीत का निर्माण होता है, उनको जीता हूं पहले, उनकी पीड़ा को, फिर गीत निकलते हैं। गीत कहना चाहता हूं, आम आदमी की पीड़ा का गीत, जिंदगी शीर्षक से। झर रही है पात पात सी, पतझरों की मारी जिंदगी। झर रही है पात पात सी, पतझरों की मारी जिंदगी। जैसे बन पड़ा है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी, हमने भी गुजारी जिंदगी। के इसमें झरते फूल की सुगंध, जेठ के पसीने की है, उठ रही है दिल में बार बार, कीच से निकलने की उमंग। उठ रही है दिल में बार बार, कीच से निकलने की उमंग। के मुश्किलों से जूझते हुए अब तलक न हारी जिंदगी। जैसे बन पड़ा है उस तरह हमने भी
गुजारी जिंदगी के जीने के लिए है मर रही, आंधियों से है न डर रही, जीने के लिए है मर रही, आंधियों से है न डर रही, दीप बन के जलने का मगर हौसला सतत है कर रही, ढो रहा है कैसे आदमी पर्वतों से भारी जिंदगी, जैसे बन पड़ा है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी, कि जिंदगी बनाए हम गजल, जिंदगी बनाए हम गजल, जिंदगी हो प्यार का कवल, मुश्किलों में आंधियों में भी हौसला हमारा हो अटल। आप सबके लिए कहना चाहता हूं कि जिंदगी बनाए हम गजल, जिंदगी हो प्यार का कवल, मुश्किलों में आंधियों में भी हौसला हमारा हो अटल। सच ये है कि दर्द गम नहीं संवारी और निखारी जिंदगी, जैसे बन पड़ा है उस तरह हमने भी गुजारी जिंदगी, हमने भी गुजारी जिंदगी। बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन रचना सर। और हम आभारी हैं आपके कि आज आप हमारे इस शाम में आपके साथ आपके लिए मन संचालक करने का मौका मिला। आज आप हमारे साथ मौजूद रहे आज की शाम में, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभी हमारे सभी दर्शकों को जिन्होंने आपको सुना, जो आपके और आज हमारे होने के साक्षी बने। और दोबारा मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि हमारी पाठ्य जो पत्रिका आने वाली है उसका जिसका फ्रंट कवर हमने आज लॉन्च किया है। आप सभी हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसके लिंक्स यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमने डाल दिए हैं। और दोबारा मुलाकात होगी ऐसी ही गुफ्तगू में किसी कलाकार और साहित्यकार के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत सादर प्रणाम। और सभी आपका श्रोताओं का आभार जिन्होंने मुझे सुना, और जी मीडिया ग्रुप को, अतुल जी को, अविरल जी को, अंकुर जी को, और जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।